फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अब पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की असली पहचान भूल चुकी है। यही वह फैसला था जो पीटर पार्कर ने खुद लिया था ताकि उसके अपने लोग हमेशा सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत भी उसी को चुकानी पड़ी। आज सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड भी उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। यह बात पीटर को अंदर ही अंदर हर पल तोड़ती रहती है। उसे अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं, जब वह एमजे और नेड के साथ हंसता, घूमता और एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीता था। अब उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। वह अक्सर अकेले बैठकर एमजे और नेड की पुरानी वीडियो देखता रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि दोनों ने हाल ही में MIT में एडमिशन ले लिया है। पीटर को वह दिन भी याद आता है जब स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में उसने एमजे से वादा किया था कि वह उसे एक लेटर देगा जिसमें सारी सच्चाई लिखी होगी। लेकिन वह खत कभी एमजे तक पहुंच ही नहीं पाया। अब पीटर ने इस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। हालांकि उसके अंदर आज भी पीटर पार्कर जिंदा है, लेकिन फिलहाल वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर जी रहा है। इसी दौरान अचानक उसे एक क्राइम अलर्ट मिलता है। सूचना मिलती है कि शहर में कई खतरनाक अपराधी सक्रिय हो चुके हैं और कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम होता है स्कॉर्पियन। स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की कई बार भिड़ंत हो चुकी है। हर बार स्कॉर्पियन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिर में उसे हार का सामना ही करना पड़ा। इसके अलावा शहर में और भी कई खूंखार अपराधी मौजूद थे जो लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। लेकिन स्पाइडरमैन एक एक करके सभी को रोकता है और उन्हें पकड़कर DODC, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हवाले कर देता है। इन अपराधियों में एक बेहद खतरनाक निंजा गैंग भी शामिल थी। उनकी स्पीड और लड़ाई का तरीका बेहद खतरनाक था, लेकिन स्पाइडरमैन ने बिना ज्यादा परेशानी के उन्हें भी हरा दिया। अब यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। दिन भर वह शहर के अपराधियों से लड़ता और रात में अकेले बैठकर एमजे और नेड की पुरानी यादों में खो जाता। कई बार उसे अपने फैसले पर दुख जरूर होता था, लेकिन फिर वह खुद को यही समझाता कि अगर पूरी दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है तो कम से कम उसके अपने लोग सुरक्षित तो हैं। तभी अचानक एक और इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक डैमेज कंट्रोल का एक भारी भरकम टैंक तेजी से उसके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वह भारी तबाही मचा रहा था और किसी के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहा था। स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंचता है और उस टैंक को रोकने की कोशिश करता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि टैंक के अंदर कौन मौजूद है। उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ इतनी थी कि किसी भी कीमत पर शहर के लोगों को नुकसान न पहुंचे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और यही होती है पनिशर यानी फ्रैंक कैसल की एंट्री। यह विस्फोट किसी और ने नहीं बल्कि फ्रैंक ने खुद किया था। फ्रैंक की सोच स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि अपराधियों को जेल भेजने का कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों को सीधे मौत की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन हमेशा अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले करना चाहता था। वह मानता था कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। इसी सोच का फर्क दोनों के बीच टकराव की वजह बनता है। फ्रैंक उस अपराधी को वहीं खत्म करना चाहता था, जबकि स्पाइडरमैन उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए सबसे पहले स्पाइडरमैन फ्रैंक को रोकता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो फ्रैंक बिना एक पल गंवाए उस अपराधी को गोली मार देता। टैंक आखिरकार डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तबाही मचाने के बावजूद किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। जैसे ही टैंक का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से कोई खूंखार सुपर विलेन नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला बाहर निकलती है। वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक और बड़ा राज सामने आता है। असल में वह बूढ़ी महिला अपनी मर्जी से टैंक नहीं चला रही थी। उसके शरीर पर किसी दूसरी शक्ति का कब्जा था। किसी रहस्यमयी आत्मा ने उसके शरीर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अचानक वह आत्मा बूढ़ी महिला के शरीर से निकलती है और पास खड़े एक सैनिक के शरीर में प्रवेश कर जाती है।
कुछ ही सेकंड में वह फिर किसी दूसरे इंसान के अंदर चली जाती है। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति डर के मारे घबरा जाता है, क्योंकि वह आत्मा लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। स्पाइडरमैन भी यह सब देखकर पूरी तरह हैरान था। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी शक्ति का सामना नहीं किया था। कुछ देर बाद वह रहस्यमयी आत्मा स्पाइडरमैन के शरीर में भी घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह असफल हो जाती है। कई बार कोशिश करने के बावजूद वह पीटर के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती। यहीं से स्पाइडरमैन को यह समझ आ जाता है कि किसी वजह से वह शक्ति उसके ऊपर असर नहीं कर सकती। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह आत्मा है कौन और यह डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स में क्या ढूंढ रही है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पीटर सीधा ब्लैक विडो से मिलने पहुंचता है। ब्लैक विडो उसे बताती है कि उस रहस्यमयी शक्ति ने हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद लगभग 30 लोगों के शरीर में प्रवेश किया था, लेकिन उसका मकसद किसी को मारना नहीं था। वह दरअसल किसी खास चीज की तलाश कर रही थी। ब्लैक विडो का मानना था कि डैमेज कंट्रोल के अंदर जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में सिर्फ वहां के वरिष्ठ अधिकारी ही जानते हैं। यानी अगर किसी को इस रहस्य की जानकारी हो सकती है तो वह है डैमेज कंट्रोल का हेड विल। यह सुनते ही स्पाइडरमैन बिना समय गंवाए सीधे हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले उसकी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके बाद उसकी मुलाकात विल से होती है। पीटर बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है कि वह आत्मा आखिर यहां क्यों आई थी? लेकिन विल साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ देर तक दोनों इस रहस्य पर चर्चा करते हैं। दोनों को यही शक होता है कि शायद हेडक्वार्टर्स में कई खतरनाक अपराधियों को कैद करके रखा गया है और वह आत्मा उन्हें छुड़ाने आई होगी। बातचीत के दौरान अचानक स्पाइडरमैन की नजर कमरे में रखे एक रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ बेहद अजीब और गुप्त चीजें रखी हुई थीं। हालांकि विल तुरंत बातचीत का विषय बदल देता है और पीटर को उस बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ पीटर अकेला एक कैफे में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर अचानक नेड पर पड़ती है, जो कुछ सामान खरीदने वहां आया था। अपने पुराने दोस्त को देखकर पीटर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाता और चुपचाप नेड का पीछा करने लगता है। नेड एक शानदार पार्टी में पहुंचता है। यहीं पीटर की नजर अचानक एमजे पर पड़ती है। एमजे को देखते ही वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। काफी देर तक वह दूर खड़ा सिर्फ उसे देखता रहता है। कुछ समय बाद पीटर सबसे पहले नेड से मिलता है, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वह अपना नाम कुछ और बताता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एमजे से भी होती है। वहां भी पीटर अपनी पहचान छिपा लेता है। एमजे और नेड दोनों के लिए वह सिर्फ एक अनजान लड़का था। पार्टी के दौरान पीटर को एक और दिलचस्प बात पता चलती है। नेड ने एक खास स्पाइडी ट्रैकर बनाया था, जिसकी मदद से वह स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक कर सकता था। लेकिन इसके कुछ ही पल बाद पीटर की दुनिया एक बार फिर बिखर जाती है। वह देखता है कि एमजे अब किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और फिर सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं। यह नजारा देखकर पीटर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप पार्टी छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब उसे पहली बार महसूस होता है कि अपने सबसे करीब लोगों को बचाने के लिए उसने जो फैसला लिया था, उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। पार्टी से लौटने के बाद पीटर पूरी तरह टूट चुका था। एमजे को किसी और के साथ देखकर उसका मन बेचैन हो गया था। वह सारी रात उन्हीं ख्यालों में खोया रहा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे घबराहट होने लगी और आखिरकार वह अपने कमरे में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। पहले तो उसे लगा कि वह अभी भी अपने कमरे में है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में वह अपने कमरे के अंदर नहीं,
बल्कि बिल्डिंग की बाहरी दीवार से आधा लटका हुआ था। किसी तरह उसने खुद को संभाला और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। तभी उसे एक और अजीब बात का एहसास हुआ। उसके वेब शूटर अब काम नहीं कर रहे थे। उनकी जगह अब उसके हाथों से सीधे अनऑर्गेनिक वेब निकलने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले स्पाइडरमैन के साथ होता था। लेकिन समस्या यह थी कि इन जालों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। कभी वे अपने आप निकल जाते तो कभी बिल्कुल काम ही नहीं करते। इसी वजह से संतुलन बिगड़ गया और पीटर नीचे गिर पड़ा। किसी तरह खुद को संभालने के बाद वह तुरंत अपनी जांच शुरू करता है। रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि उसके शरीर में मौजूद स्पाइडर डीएनए धीरे धीरे बदल रहा है, यानी उसके अंदर एक नया म्यूटेशन शुरू हो चुका था। इसी दौरान उसकी पर्सनल एआई असिस्टेंट ईवी उसे बताती है कि आने वाले समय में उसकी ताकत, स्पीड, रिफ्लेक्स और स्पाइडर सेंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी थी। अगर यह बदलाव तेजी से बढ़े तो पीटर अपनी नई शक्तियों पर नियंत्रण खो सकता है। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों से लड़ना नहीं, बल्कि खुद की ताकत को काबू में रखना था। दिन बीतने के साथ उसकी हालत और खराब होने लगी। उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज हो गई कि दूर दूर की मामूली आवाजें भी उसे कानों के बिल्कुल पास सुनाई देने लगीं। हर छोटी आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। लगातार बढ़ती संवेदनशीलता की वजह से उसका सिर दर्द से फटने लगा। इसी बीच शहर से एक और इमरजेंसी कॉल आती है। खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन एक बार फिर लोगों पर हमला कर रहा है। अपनी खराब हालत के बावजूद स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंच जाता है। शुरुआत में स्कॉर्पियन को लगता है कि आज भी उसे पहले की तरह हार मिलेगी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पीटर अपनी नई शक्तियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन उसे लगातार घायल करने लगता है। फाइट के दौरान अचानक एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। असल में स्कॉर्पियन अपने होश में था ही नहीं, उसके शरीर पर भी उसी रहस्यमयी आत्मा का कब्जा था जो पहले कई लोगों के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। लड़ाई के बीच अचानक पीटर के स्पाइडर सेंस जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं। उसकी ताकत, स्पीड और प्रतिक्रिया करने की क्षमता कुछ ही सेकंड में कई गुना बढ़ जाती है। अब मुकाबले का पूरा पासा पलट चुका था। स्पाइडरमैन इतनी ताकत से हमला करता है कि स्कॉर्पियन बुरी तरह पिट जाता है। लेकिन इस बार पीटर खुद पर नियंत्रण खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई दूसरी ही शख्सियत जाग चुकी हो। गुस्से में वह स्कॉर्पियन को उठाकर एक पुलिस कार पर दे मारता है। इस हादसे में एक महिला पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैसे ही पीटर को अपनी गलती का एहसास होता है, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ पल पहले उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वह जान चुका था कि अगर उसने जल्द ही अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो वह खुद लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पीटर सीधे ब्रूस बैनर से मिलने पहुंचता है। उस समय ब्रूस अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद पीटर उनसे अकेले में बात करता है। वह उनसे डीएनए म्यूटेशन और शरीर में होने वाले अचानक बदलावों के बारे में कई सवाल पूछता है। पीटर पूछता है, अगर किसी इंसान के अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के बदलाव आ रहे हों, तो क्या सिर्फ अच्छे बदलावों को बचाया जा सकता है? ब्रूस मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती पीटर। कई बार जिसे हम कमजोरी समझते हैं वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। किसी बदलाव को मिटाने से पहले उसे समझना जरूरी है। ब्रूस की यह बात पीटर के दिमाग में घर कर जाती है। अब वह तय करता है कि अपनी नई शक्तियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने का तरीका ढूंढेगा। यहीं से वह एक खास इनहिबिटर डिवाइस बनाने का काम शुरू कर देता है। उसका मकसद ऐसा उपकरण तैयार करना था जो जरूरत पड़ने पर उसके शरीर में हो रहे म्यूटेशन को नियंत्रित कर सके। लेकिन शुरुआत के सारे प्रयोग असफल हो जाते हैं। कभी मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती तो कभी बिल्कुल गलत तरीके से काम करती। बार बार कोशिश करने के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिलती और यहीं से पीटर की असली परीक्षा शुरू होती है।
कई बार नाकाम होने के बावजूद पीटर हार नहीं मानता। वह लगातार अपने इनहिबिटर डिवाइस पर काम करता रहता है। उसे यकीन था कि अगर उसने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो उसकी नई शक्तियां एक दिन उसी के लिए खतरा बन जाएंगी। इसी उधेड़-बुन में वह शहर की सड़कों पर घूम रहा था कि तभी कुछ अजनबी लोग अचानक उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शुरुआत में पीटर को लगता है कि वे उससे कोई सामान्य बात करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उनके अंदर वही रहस्यमयी आत्मा मौजूद है। वह आत्मा बार-बार अलग-अलग लोगों के शरीर में प्रवेश करके पीटर से बात कर रही थी। अब उसे पीटर की असली पहचान के बारे में भी काफी कुछ पता चल चुका था। वह आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, यहां तक कि तुम्हारे घर तक भी पहुंच चुकी हूं और बहुत जल्द मैं एमजे से भी मिलने वाली हूं। यह सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह आत्मा एमजे के पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन एक बात साफ थी, अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो एमजे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी के साथ दोनों के बीच समय के खिलाफ एक खतरनाक दौड़ शुरू हो जाती है। पीटर पूरी रफ्तार से एमजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ वह आत्मा लगातार एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में पीटर अपनी एआई असिस्टेंट ईवी से एक जरूरी सवाल पूछता है। वह जानना चाहता था कि आखिर यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कितनी दूरी तक छलांग लगा सकती है। कुछ ही देर में ईवी जवाब देती है, इसकी अधिकतम सीमा 33 फीट है। अगर अगला इंसान इससे ज्यादा दूरी पर होगा तो यह उसे अपने कब्जे में नहीं ले पाएगी। यह जानकारी मिलते ही पीटर के दिमाग में एक योजना तैयार हो जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वह आत्मा अब एक हेलीकॉप्टर पायलट के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और सीधे एमजे की तरफ बढ़ रही है। स्पाइडरमैन बिना देर किए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। वह उसे हवा में ही रोक देता है और इस तरह ऐसी स्थिति बना देता है कि आसपास 33 फीट के दायरे में कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं रहता। अब वह आत्मा चाहकर भी किसी दूसरे शरीर में नहीं जा सकती थी। इस मौके का फायदा उठाकर पीटर तुरंत एमजे के पास पहुंच जाता है। अचानक स्पाइडरमैन को अपने सामने देखकर एमजे पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है, लेकिन पीटर बिना समय गंवाए उससे कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। एमजे के मन में हजारों सवाल थे, फिर भी वह किसी वजह से स्पाइडरमैन की बात पर भरोसा करती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। पीटर उसे शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक की छत पर ले जाता है, जहां फिलहाल कोई और मौजूद नहीं था। वह उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच कुछ भावुक बातें होती हैं। तभी अचानक एमजे ऐसी बातें कहने लगती है जिन्हें सुनकर पीटर हैरान रह जाता है। वह कहती है कि उसे पीटर के बारे में सब कुछ पता है। उसे यह भी याद है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह सुनकर पीटर खुशी और हैरानी दोनों में डूब जाता है, लेकिन अगले ही पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में वह एमजे थी ही नहीं, उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी आत्मा का कब्जा था। जो बातें पीटर सुन रहा था वे एमजे नहीं बल्कि वही आत्मा बोल रही थी। पीटर तुरंत समझ जाता है कि असली एमजे अभी भी खतरे में है। वह बिना देर किए उस आत्मा को एमजे के शरीर से बाहर निकालने में सफल हो जाता है और आखिरकार एमजे सुरक्षित बच जाती है। इस घटना के बाद पीटर अपने स्पाइडर कैम और बाकी रिकॉर्ड्स की मदद से उस रहस्यमयी शक्ति की असली पहचान पता लगाने में जुट जाता है। जांच पूरी होने पर उसके सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। वह कोई भूत या दानव नहीं बल्कि जैन नाम की एक लड़की थी। जैन के पास बेहद शक्तिशाली टेलीपैथिक क्षमताएं थीं, जिनकी मदद से वह किसी भी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती थी और उसके दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती थी। अब पीटर समझ चुका था कि उसका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं बल्कि ऐसी शक्ति से है जो बिना लड़े ही पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकती है। इसी वजह से वह फैसला करता है कि इस लड़ाई में उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत होगी जो हर हाल में उसका साथ दे सके, और इसी सोच के साथ वह सीधे फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के पास पहुंच जाता है।
पीटर सीधे फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के ठिकाने पर पहुंचता है। इस बार वह उससे लड़ने नहीं बल्कि मदद मांगने आया था। पीटर फ्रैंक को पूरी कहानी बताता है। वह समझाता है कि जैन नाम की लड़की बेहद खतरनाक टेलीपैथिक शक्तियों की मालिक है और अब उसकी अगली मंजिल एमजे है। अगर किसी भी तरह जैन वहां पहुंच गई तो एमजे की जान खतरे में पड़ सकती है। फ्रैंक कुछ देर तक चुपचाप सारी बातें सुनता है। शुरुआत में वह इस मामले से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो आखिरकार वह पीटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि पीटर ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। उसे अपने इनहिबिटर डिवाइस का काम भी पूरा करना था, इसीलिए वह वापस जाने की बात करता है। तब फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ एक लैब चाहिए तो यहां भी सब कुछ मौजूद है, अपना काम यहीं पूरा करो। पीटर को भी यह बात सही लगती है और वह वहीं रुककर अपने डिवाइस पर काम शुरू कर देता है। रात गहराने लगती है। उधर एमजे भी वहां मौजूद थी। वह पीटर को लगातार काम करते देख उससे बात करती है। बातचीत के दौरान उसे डिवाइस में एक छोटी सी तकनीकी गलती दिखाई देती है। एमजे अपनी राय देती है और दोनों मिलकर डिजाइन में बदलाव करते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वह इनहिबिटर डिवाइस सफलतापूर्वक तैयार हो जाता है। यह वही उपकरण था जिसकी मदद से पीटर अपनी अनियंत्रित शक्तियों को जरूरत पड़ने पर नियंत्रित कर सकता था। लेकिन उसने सिर्फ एक डिवाइस नहीं बनाया, उसने एक दूसरा खास उपकरण भी तैयार किया। इस डिवाइस को अगर किसी इंसान के शरीर पर लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए उसकी असाधारण शक्तियां पूरी तरह निष्क्रिय हो सकती थीं। पीटर की योजना साफ थी। अगर उसे मौका मिला तो वह यह डिवाइस सीधे जैन की गर्दन पर लगाएगा ताकि उसकी टेलीपैथिक शक्तियां हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए जरूर बंद हो जाएं। इसी बीच अचानक ईवी एक नया अलर्ट भेजती है। जैन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। वह सीधे डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी थी। इतना सुनते ही पीटर और फ्रैंक बिना वक्त गंवाए वहां निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में स्पाइडरमैन हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। वहां उसे ब्रूस बैनर का इनहिबिटर डिवाइस दिखाई देता है। पीटर तुरंत समझ जाता है कि अगर यह उपकरण यहां मौजूद है तो इसका मतलब साफ है, ब्रूस बैनर भी यहीं कहीं आसपास हैं। वह तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार उसकी मुलाकात ब्रूस से हो जाती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जैन पहले ही ब्रूस के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। अब ब्रूस पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे। अगले ही पल स्पाइडरमैन और ब्रूस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रूस अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे थे, जबकि पीटर उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से पनिशर भी वहां पहुंच जाता है। वह स्पाइडरमैन से कहता है, एमजे ने मुझे भेजा है, वह नहीं चाहती कि तुम अकेले इस लड़ाई का सामना करो। अब दोनों तुरंत एक नई योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि स्पाइडरमैन ब्रूस को रोकेगा जबकि फ्रैंक जैन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जैन की शक्ति को देखते हुए पीटर फ्रैंक को एक जरूरी चेतावनी देता है। वह कहता है, उसके जितना करीब जाओगे उतना खतरा बढ़ेगा। हर हाल में उससे 33 फीट की दूरी बनाए रखना। अगर तुम ज्यादा पास गए तो वह तुम्हारे शरीर पर भी कब्जा कर सकती है। फ्रैंक यह बात समझ जाता है और सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैन पहले से ही उनकी योजना समझ चुकी थी। अचानक वह ब्रूस के शरीर से बाहर निकलती है और बिजली की रफ्तार से सीधे फ्रैंक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब फ्रैंक पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका था। उधर जैन के बाहर निकलते ही ब्रूस कुछ पल के लिए सामान्य हो जाते हैं, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके हाथ में इनहिबिटर डिवाइस नहीं था। इसी वजह से ब्रूस अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं और अगले ही पल विशालकाय हल्क में बदल जाते हैं। इस बार हल्क पहले से भी ज्यादा विशाल, ज्यादा गुस्से में और कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। अब स्पाइडरमैन के सामने एक साथ दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ जैन, जिसने फ्रैंक के शरीर पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी तरफ बेकाबू हल्क, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जा रहा था। यहीं से फिल्म का सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू होता है। हल्क के सामने टिक पाना किसी भी सुपरहीरो के लिए आसान नहीं था।
जैसे ही वह पूरी ताकत के साथ स्पाइडरमैन पर टूट पड़ा, पूरे हेडक्वार्टर में तबाही मच गई। दीवारें टूटने लगीं, भारी मशीनें इधर उधर उड़ने लगीं और पूरा भवन हिलने लगा। शुरुआत में पीटर सिर्फ बचाव करता रहा। वह जानता था कि हल्क अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा है। अगर उसने पूरी ताकत लगा दी तो ब्रूस बैनर की जान भी जा सकती थी। लेकिन हल्क लगातार हमला करता जा रहा था। आखिरकार पीटर को भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान पीटर को ब्रूस की कही हुई बातें याद आती हैं। वह हल्क से लड़ते लड़ते जोर से चिल्लाता है, ब्रूस, मैं पीटर पार्कर हूं, मेरी बात सुनिए। यह नाम सुनते ही हल्क कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह उलझन दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद वह वापस ब्रूस बैनर के रूप में लौट आता है। उधर दूसरी तरफ जैन अब फ्रैंक के शरीर का इस्तेमाल करते हुए डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच चुकी थी। फ्रैंक का शरीर उसके नियंत्रण में था और वह सीधे विल के ऑफिस तक पहुंचती है। वह विल से एक ही सवाल बार बार पूछती है, वी मैक्स क्या है और मेरी बहन सेरा कहां है? लेकिन विल हर बार यही जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जैन को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसी समय स्पाइडरमैन भी वहां पहुंच जाता है। उसे मौका मिलते ही वह अपनी बनाई हुई खास इनहिबिटर डिवाइस जैन की गर्दन पर लगा देता है। डिवाइस एक्टिव होते ही जैन की टेलीपैथिक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में वह फ्रैंक के शरीर से बाहर निकल आती है और पूरी तरह बेबस हो जाती है। अब उसके पास किसी के शरीर पर कब्जा करने की ताकत नहीं बचती। मौका मिलते ही सिक्योरिटी टीम उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद हालात सामान्य होने लगते हैं। इसी बीच एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है। एमजे को वह पुराना लेटर मिल जाता है जो कभी पीटर उसे देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया था। वह चुपचाप पूरा खत पढ़ती है। उस खत में पीटर ने अपनी सारी भावनाएं, अपना दर्द और अपने फैसले की असली वजह लिखी होती है। खत खत्म होने के बाद एमजे काफी देर तक खामोश बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर पीटर उससे इतना प्यार करता था तो उसने यह चिट्ठी पहले क्यों नहीं दी। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात फिर स्पाइडरमैन से होती है। इस बार एमजे उससे एक ही सवाल पूछती है, इस मास्क के पीछे आखिर कौन है? कुछ पल सोचने के बाद पीटर फैसला करता है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। वह धीरे धीरे अपना मास्क उतार देता है। एमजे पहली बार उसका चेहरा देखती है। उसे पहले की बातें याद नहीं थीं, लेकिन न जाने क्यों पीटर का चेहरा उसे बेहद अपना सा महसूस होता है। उसी दौरान एमजे एक और इच्छा जाहिर करती है। वह चाहती थी कि वह एक बार फिर नेड से मिले। पीटर भी इसके लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों नेड से मिलते हैं। तीनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत और मजाक मस्ती होती है। माहौल पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। हालांकि नेड को अभी भी यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा स्पाइडरमैन ही असल में पीटर पार्कर है। बाद में पीटर की मुलाकात एक बार फिर ब्लैक विडो से होती है। पीटर उसे बताता है कि बेहोश होने से पहले जैन बार बार एक ही नाम ले रही थी, सेरा। यह नाम सुनते ही ब्लैक विडो गंभीर हो जाती है। फिर वह पीटर को पूरी सच्चाई बताती है। असल में जैन की एक बहन थी जिसका नाम सेरा था। सेरा के पास भी बिल्कुल जैन जैसी मानसिक शक्तियां थीं। जब एक गुप्त कंपनी को इन दोनों बहनों की शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन पर गुप्त प्रयोग शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन उनके हाथ सिर्फ सेरा लगी। उसे पकड़कर लैब में ले जाया गया, जबकि जैन किसी तरह वहां से बच निकली। तभी से जैन अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसे सिर्फ एक शब्द याद था, वीमैक्स। उसे यकीन था कि यही शब्द उसकी बहन तक पहुंचने की सबसे बड़ी कड़ी है। लेकिन वीमैक्स आखिर है क्या? यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। दूसरी तरफ जैन अब पूरी तरह विल की गिरफ्त में थी। विल का असली इरादा अब सामने आ चुका था। वह जैन की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी मानसिक शक्तियों पर रिसर्च करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसी वजह से वह जैन पर लगातार कई तरह के परीक्षण करने लगता है। उसी दौरान जैन की नजर लैब की छत पर लिखे एक शब्द पर पड़ती है, वीमैक्स। यह नाम देखते ही उसके दिमाग में
पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन सैरा को इसी प्रोजेक्ट के तहत यहां लाया गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक और भयानक सच्चाई का पता चलता है। सैरा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी गुप्त प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी और इस पूरे मामले के पीछे यही लोग जिम्मेदार थे। यह सच जानने के बाद जैन पूरी तरह टूट जाती है। उसका दुख कुछ ही पलों में गुस्से में बदल जाता है। अब उसका इरादा सिर्फ बदला लेना था। उधर स्पाइडरमैन को भी इस पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। अब उसे समझ आता है कि जैन कोई जन्मजात अपराधी नहीं है। वह सिर्फ अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का जवाब चाहती थी। इसीलिए पीटर बिना देर किए लैब की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कई सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें आसानी से काबू में कर देता है और अंदर पहुंच जाता है। इसी बीच जैन को अपनी शक्तियां दोबारा इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस बार उसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। जैसे ही वह अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। कोई हिल भी नहीं सकता था। इस असर से नेड, एमजे, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान इस शक्ति से बचा रहता है, स्पाइडरमैन। दूसरी तरफ फ्रैंक इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रहा था। वह उस 1 किलोमीटर की सीमा से बाहर था, इसीलिए उस पर इस शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। स्पाइडरमैन जैसे ही लैब के अंदर पहुंचता है, उसका सामना फिर से उसी खतरनाक निंजा टीम से होता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जैन खुद उन निंजाओं के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब वही निंजा उसके लिए लड़ रहे थे। उनके जरिए जैन बार बार पीटर से बात करती है और पूछती है, तुम सिर्फ स्पाइडरमैन हो या फिर पीटर पार्कर भी? इसके बाद जैन अपनी पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार को देखने के बाद उसका इंसानों पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके लिए अब पूरी दुनिया दोषी थी। इसी वजह से वह सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। इसके बाद सभी निंजा एक साथ स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में पीटर को उनसे लड़ने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी नई शक्तियां अब भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं थीं। लेकिन तभी उसके स्पाइडर सेंस फिर से सक्रिय हो जाते हैं। उसकी आंखें एक बार फिर काली पड़ने लगती हैं। इस बार पीटर को डर था कि कहीं वह फिर अपना नियंत्रण न खो बैठे, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है, फिर भी किसी निंजा की जान नहीं लेता। वह सिर्फ उन्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ता। यहीं उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार अपनी नई शक्तियों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। अब वह सिर्फ ताकतवर स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा समझदार हीरो बन चुका था। इसके बाद वह सीधे जैन के सामने पहुंचता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया बुरी नहीं होती। कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी मानवता को नहीं दी जा सकती। लेकिन जैन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वह आखिरी बार अपनी टेलीपैथिक शक्ति का इस्तेमाल करती है और सीधे पीटर के दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वह पीटर की यादों में पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात पीटर की मां की यादों से होती है। वह देखती है कि बचपन से ही पीटर को यही सिखाया गया था। नई ताकत के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। इंसान की असली पहचान उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसके फैसले तय करते हैं। इन यादों का जैन पर गहरा असर पड़ता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि बदले की आग में वह खुद भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है जिससे वह नफरत करती थी। उसी समय दूर खड़ा फ्रैंक यह सब देख रहा था। उसे लगा कि जैन फिर से पीटर पर हमला करने वाली है। बिना पूरी सच्चाई समझे वह अपनी स्नाइपर राइफल से गोली चला देता है, लेकिन अंतिम क्षण में पीटर जैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। गोली सीधे स्पाइडरमैन को लगती है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है। उधर जैन भी अपनी सारी शक्तियां वापस ले लेती है। 1 किलोमीटर के दायरे में जमे हुए सभी लोग फिर से सामान्य हो जाते हैं। पीटर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बेहद नाजुक बनी रहती है। पूरी दुनिया उसकी सलामती की दुआ करती है। आखिरकार वह खतरे से बाहर आ जाता है।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन फ्रैंक एक अनोखा काम करता है। वह खुद स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर अस्पताल की खिड़की पर खड़ा हो जाता है ताकि मीडिया और भीड़ का ध्यान उसकी तरफ रहे और असली पीटर चुपचाप वहां से निकल सके। कुछ समय बाद पीटर एक कैफे में बैठा था। तभी वहां नेड आता है। नेड को लगता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ पार्टी में हुई थी। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन यह कोई साधारण हैंडशेक नहीं था। यह वही खास हैंडशेक था जो कभी सिर्फ पीटर और नेड किया करते थे। उसी पल नेड को सब कुछ समझ आ जाता है। वह पहचान लेता है कि उसके सामने बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। यहीं मुख्य कहानी खत्म हो जाती है।